नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में। और हम अपनी चर्चा आज पुराने वीडियो में जिस पर कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। सांस्कृतिक परिमंडल, कल्चरल रिलेशंस पर बात करते हैं। विश्व के सांस्कृतिक हृदय स्थलों से ही मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है। यहाँ से लोगों के स्थानांतरण, अभिज्ञान प्रसार, व्यापार व वाणिज्य से संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा। फलस्वरूप सांस्कृतिक हृदय स्थलों के चतुर्दिक उनके अपने अपने पृथक परिमंडलों का विकास हुआ। चूंकि विभिन्न सांस्कृतिक हृदय स्थलों की क्षमता अलग अलग थी, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक क्षमता वाले समूहों ने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार प्राकृतिक बाधाओं को जीतकर भी किया। फलस्वरूप अनेक सांस्कृतिक क्षेत्र प्राकृतिक सीमाओं से पार भी पाए जाते हैं। विभिन्न मानव समूहों की अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव अन्य समूहों की संस्कृतियों पर भी पड़ा, जिसके कारण गौण हृदय स्थलों का विकास हुआ। यह क्रम निरंतर चलता रहा, जिसके फलस्वरूप विभिन्न सांस्कृतिक हृदय स्थलों या परिमंडलों के विस्तार होने लगे। कुछ परिमंडलों का विस्तार इतना अधिक हुआ कि वो दूसरे परिमंडलों में प्रविष्ट होकर मिश्रित संस्कृतियों के उदय का आधार बने। इस प्रकार एक परिमंडल के अंतर्गत समान सांस्कृतिक विशेषताओं वाले सांस्कृतिक प्रदेशों, कल्चरल रीजन्स का भी उदय हुआ। वर्तमान विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों के निर्धारण का कार्य विभिन्न विद्वानों ने किया है, जिनमें प्रमुख रूप से टॉनबी, जैगर, ब्रोएक, रसेल, निफेन तथा स्पेंसर आदि हैं। इनमें स्पेंसर का विभाजन विशेष रूप से प्रमुख माना जाता है और आज हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों के विभाजन के लिए स्पेंसर द्वारा 11 प्रधान सांस्कृतिक परिमंडल स्वीकृत किए गए। इन प्रधान सांस्कृतिक परिमंडलों का नामकरण निम्नानुसार रखा उन्होंने। दक्षिण एशियाई परिमंडल, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल, चीनी परिमंडल, अरब मुस्लिम परिमंडल, अफ्रीकी परिमंडल, पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल, पूर्वी यूरोपीय परिमंडल, ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल, आंग्ल अमेरिकी परिमंडल, लैटिन अमेरिकी परिमंडल और प्रशांत महासागरीय परिमंडल। स्पेंसर महोदय के द्वारा बताए गए उक्त 11 प्रधान सांस्कृतिक परिमंडलों का विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानचित्र पर जो प्रस्तुतिकरण है, यह आपसे इससे संबंधित पीडीएफ में साझा किया जा चुका है, जहां आप इसकी अवस्थिति का अवलोकन कर मानचित्र का अभ्यास करेंगे। आइए इन पर संक्षिप्त चर्चा करें। दक्षिणी एशियाई परिमंडल, यह सांस्कृतिक परिमंडल भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों को कवर करता है, जहां पर हिंदू संस्कृति का अपेक्षाकृत प्रभाव सनातन काल से देखा गया। सनातन संस्कृति के रूप में इसमें प्रभाव इसका अंकित था। इस परिमंडल में पर्वत श्रेणियां, समुद्री सीमाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक विशिष्ट इकाई के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। यहाँ का उत्तरी पश्चिमी भाग मध्य एशिया व मध्य पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों से संबंधित रहा। उन क्षेत्रों के निवासियों ने इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना को प्रभावित किया। यहाँ अनेक सांस्कृतिक मिश्रताओं के बावजूद, सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद
भौगोलिक एकता परिलक्षित होती है। यहाँ की संस्कृति वस्तुतः हिंदू प्रधान रही है, जिसकी सांस्कृतिक विशेषताएं शाश्वत रही हैं। इस परिमंडल के देश ऐसे हैं जो राजनीतिक दृष्टि से तो पृथक हैं, परंतु इनमें पारस्परिक सांस्कृतिक एकता परिलक्षित होती है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिमंडल की चर्चा करें तो यह परिमंडल एक पृथक सांस्कृतिक विशेषताओं वाली इकाई नहीं है, वरन इसके अंतर्गत अनेक सांस्कृतिक स्वरूपों संस्कृतियों का सम्मिश्रण मिलता है। इसमें पूर्वी एशियाई, भारतीय, इस्लामी एवं पाश्चात्य संस्कृतियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर केवल वियतनाम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। मलाया प्रायद्वीप के निवासियों पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव, जहाँ की बौद्ध व हिंदू संस्कृति प्रभावित हुई है, परिलक्षित हुआ। इसके बाद यूरोपियों ने आकर के अपना प्रभाव जमाया। यहाँ की मुख्य प्रजाति दक्षिणी मंगोलायड है। चीनी परिमंडल की बात करें तो यह भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त चीनी संस्कृति में सततता का स्वरूप परिलक्षित करती है। चीन पूर्वी एशिया का उसी प्रकार गुरु रहा है जैसे भारत दक्षिणी एशियाई और बेबीलोनिया पश्चिमी एशियाई देशों का। पर्वतों, समुद्रों, रेगिस्तान से आवृत होने के कारण इस संस्कृति का मौलिक रूप से विकास हुआ। इस परिमंडल के अंतर्गत चीन, मंगोलिया, कोरिया तथा जापान आदि देशों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ के समाज का मुख्य आधार साम्यवाद है। अरब मुस्लिम परिमंडल की बात करें तो यह परिमंडल का विस्तार सऊदी अरब से प्रारंभ हुआ। 18वीं सदी में यह संस्कृति के उस क्षेत्र में विकसित हुआ जहाँ क्रिस्तानी, सेमेटिक, बेबीलोनी व मिस्री सभ्यता का प्रभाव था, जिसके अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र का भाग सम्मिलित है। अरब के कुछ जातियों ने एक संगठन बना करके इस्लामी संस्कृति की स्थापना की थी और इस धर्म की प्रधान संस्कृति ने अपने विस्तार के लिए, सांस्कृतिक प्रसार के लिए कई जगह आक्रमणकारी स्वरूप का भी आधार लिया था। मुस्लिम समुदायों पर इसका, गैर मुस्लिम समुदायों पर इनका प्रभाव पड़ा और इस क्षेत्र का, इस परिमंडल का विस्तार हुआ। आक्रमण के साथ ही अरबी व फारसी लोग अपने आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक क्रियाकलापों द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों को प्रभावित करने में सफल रहे। फलस्वरूप आज मध्य एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, स्पेन, अफ्रीकी सहारा आदि क्षेत्रों में इस संस्कृति की छाप मिलती है। अफ्रीकी परिमंडल, इस परिमंडल के क्षेत्र का विस्तार सहारा मरुस्थल के दक्षिण में एक विस्तृत भूभाग पर मिलता है। ये धरातल ऊंचा नीचा व कटा फटा है। इस क्षेत्र में पुरापाषाण काल से ही मनुष्यों का निवास रहा है तथा पशुओं को पालतू बनाने की प्रवृत्ति यहीं पर पनपी थी। इस परिमंडल को 3 सांस्कृतिक स्वरूपों में विभक्त किया गया। बोनी सांस्कृतिक, ऊपरी कांगो चाड झील प्रदेश का क्षेत्र, अबिसिनिया सांस्कृतिक क्षेत्र। उपर्युक्त सांस्कृतिक क्षेत्रों में अबिसिनिया प्रमुख स्थल रहा, जहां कृषि, अधिवास, निर्माण व व्यापार आदि का विकास हुआ। यहाँ ईसा से 4000 वर्ष पूर्व कृषि के प्रमाण मिलते हैं। सऊदी अरब तथा सहारा के उत्तरी क्षेत्रों से यहाँ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। यहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उथल पुथल बनी रही है। पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल 1600 ईस्वी से उत्तरी पश्चिमी यूरोप पाश्चात्य संस्कृति का केंद्र बिंदु बना। यहाँ के निवासियों ने अन्वेषण, व्यापार व वाणिज्य
का महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। इन लोगों ने उपनिवेशों की स्थापना भी की। यूरोपियों ने वैज्ञानिक व प्राविधिक विकास के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के संसाधनों का उत्कर्षण व विकास किया। फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद व लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। 1600 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र से संस्कृतियों का प्रसार, व्यापार व वाणिज्य का विकास तथा उपनिवेशों की स्थापना और अभिज्ञान प्रसरण द्वारा व्यापक स्तर पर हुई। इन महत्वपूर्ण कार्यों में फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया, जर्मनी, स्कॉटलैंड की भूमिका प्रमुख रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र ने पाश्चात्य संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित व प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी यूरोपीय परिमंडल अल्पाइन पर्वत श्रेणियों के द्वारा यूरोपीय सांस्कृतिक परिमंडल को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी सांस्कृतिक समुद्र प्रधान तथा पूर्वी सांस्कृतिक महाद्वीपीय विशेषताओं से युक्त है। पश्चिमी संस्कृति का स्वरूप पश्चिमी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी महाद्वीपीय संस्कृति का स्वरूप हेलेनिस्टिक संस्कृति का क्षेत्र रहा है। यद्यपि कि एशियाई आक्रमणों आदि के द्वारा पूर्वी क्षेत्र ने जनसंख्या का स्थानांतरण पश्चिमी क्षेत्र की ओर अधिक हुआ, फिर भी पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताएं बहुत कुछ अर्थों में भिन्न रही हैं। पूर्वी यूरोपीय सांस्कृतिक परिमंडल लंबी अवधि तक एक कृषि प्रधान तथा पिछड़ी हुई संस्कृति का क्षेत्र बना रहा। ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल की बात करें तो यह सांस्कृतिक विशेषताओं के क्रम में कनाडा की विशेषताओं से मिलती जुलती है तथा कुछ अर्थों में भिन्नता भी रखती है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अनिवास्य क्षेत्रों के परे समुद्र तटीय भूभाग सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। विश्व के मानचित्र पर ऑस्ट्रेलिया की काल स्थिति पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल के सीमांत क्षेत्र में है, जहाँ के निवासी क्षेत्रों में मानव निवास छुटपुट रूप में पाए जाते हैं। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यहाँ उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विकास पारिस्थितिक कारणों से बाधित है। आंग्ल अमेरिकी परिमंडल सन 1750 ईस्वी में आंग्ल अमेरिका का विस्तार अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक था, जो कि दो साम्राज्यों में विभक्त था। उस समय यहाँ आंग्ल अंग्रेज लोगों के उपनिवेश का केवल एक लघु क्षेत्र था, जिसमें डच व स्वीडिश अधिवासों का विकास हुआ। यह अधिवास अटलांटिक महासागर व अपलेशियन श्रेणी के मध्य स्थित थे। फ्रेंच साम्राज्य का नियंत्रण सेंट लॉरेंस बृहद झील प्रदेश तथा ओडियो मिसिसिपी घाटी पर था। सुदूर पश्चिमी भाग में स्पेन साम्राज्य का विस्तार रियो ग्रांडी व कोलोरेडो नदी के सहारे हुआ, जिसका प्रभाव दक्षिणी मैदानी भागों व कैलिफोर्निया पर भी पड़ा। लगभग 50 वर्षों बाद अंग्रेजों ने कनाडा पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसाधन संपन्नता, प्राविधिक क्षमता, टेक्नोलॉजी आदि ने इसे आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसित किया। इसकी अवस्थिति जो दो महासागरों के मध्य में है, इस देश को बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त रखा। इसने 20वीं शताब्दी के मध्य तक यह देश विश्व की महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। लैटिन अमेरिकी परिमंडलों की चर्चा करें तो लैटिन परिमंडल का विकास मध्य अमेरिकी और इंडियन सांस्कृतिक क्रोडों के चौर हुआ। इन दोनों क्रोडों को नई दुनिया का सांस्कृतिक हृदय स्थल क्षेत्र कहा जाता है। मध्य अमेरिकी क्षेत्र में मानव संस्कृति का विकास ईसा से 5000 वर्ष पूर्व का माना। स्पेंसर ने यहाँ मंदिरों पर आधारित नगरों की स्थापना, लेखन कला, ज्योतिष आदि संस्कृतियों के विकास का स्वरूप बताया।
इसे माया संस्कृति के नाम से जाना जाता है। एंडीज पर्वत संस्कृति का विकास पेरू तट पर हुआ, जहां मरुस्थलीय जलवायु से लेकर के अल्पाइन व भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ एक विशिष्ट पर्वतीय संस्कृति विकसित हुई जिसे इंका संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। इंका संस्कृति से पूर्व यहाँ हुआरी और तिहुआनाको राज्यों की स्थापना हुई थी। स्पेन वासियों के आगमन से पूर्व यहाँ इंका साम्राज्य अधिक वैभवशाली स्थिति में था। प्रशांत महासागरीय परिमंडल ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में प्रशांत महासागर में स्थित बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप इस परिमंडल के अंतर्गत सम्मिलित हैं। समुद्री यातायात की सुविधा के कारण प्राचीन काल से ही यहाँ बड़े पैमाने पर यूरोपीय यात्रियों अन्वेषकों का संपर्क हुआ। 16वीं शताब्दी के पश्चात इन परिमंडलों के क्षेत्रों के विकास की नए स्वरूप विकसित हुए। फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ पर 3 प्रमुख, प्रथम पॉलिनेशियाई खंड, द्वितीय माइक्रोनेशियाई खंड और तृतीय मलेनेशियाई खंड विकसित माने जाते हैं। पोलिनेशियाई खंड के अंतर्गत हवाई द्वीप, फोनिक्स द्वीप, इलाइस द्वीप, टोंगा, मार्कोस, ईस्टर और टिमोर द्वीप का समूह सम्मिलित है। इसमें हवाई द्वीप समूह का अर्थतंत्र सर्वाधिक सुदृढ़ है। यहाँ पर आंग्ल अमेरिका का प्रभाव दिखाई देता है। माइक्रोनेशियाई खंड में कोरोलिन, मार्सन, मेरिनिया आदि द्वीप आते हैं। इन द्वीपों पर 19वीं शताब्दी में अंग्रेज, पुर्तगाली व रूसी अन्वेषकों का आगमन हुआ था। मलेनेशियाई खंड के अंतर्गत न्यू गिनी, बिस्मार्क, फिजी, न्यू हेब्रिडीज तथा न्यू कैलेडोनिया आदि सम्मिलित हैं। यहाँ के द्वीपों पर ज्वालामुखी के उद्गार प्रायः दिखाई देते हैं तथा इनसे सामान्यतः सांस्कृतिक एकता कम परिलक्षित होती है, क्योंकि इन पर भारतीय, चीनी, यूरोपीय मूल के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व मत्स्य आखेट है। तो स्पेंसर के द्वारा बताए गए इन 11 परिमंडलों की चर्चा हम यहाँ पर आज पूरी करते हैं और इसके साथ ही ये टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।